कहानी है मम्मी जी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। देखो गरिमा, मुझसे माँ से झूठ नहीं बोला जाएगा, सुमित ने दृढ़ता से कहा। तो गरिमा भी चुप रहने वाली कहाँ थी। मैं झूठ बोलने कहाँ बोल रही हूँ, सिर्फ सच बोलने से मना कर रही हूँ। ये गरिमा की आवाज़ थी। जो भी हो, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने जब से कमाना शुरू किया है हमेशा अपनी सैलरी सबसे ले लाकर माँ के हाथ ही रखता आया हूँ। हर महीने की 5 तारीख को मुझे तनख्वाह मिल जाती। ये बात माँ को अच्छी तरह पता। यूँ माँ से झूठ बोलकर एकदम लग रहा है जैसे मैंने कोई चोरी की है। सुमित के स्वर में घबराहट के साथ एक उदासी साफ झलक रही थी। अरे तो क्या हुआ, कल दे देना और कह देना कि इस बार सैलरी आने में एक दिन की देर हो गई और पूरे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी कमाई पर मेरा हक। पहले तुम उनको आधी कमाई दे देना बस। गरिमा ने इस बार थोड़ा तेज में आकर कहा। पर मैं माँ को कहूँगा क्या जब वो पूछेगी बाकी पैसे कहाँ हैं? कह देना कि अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, उसमें काफ़ी सारे लोगों को कम सैलरी मिली है। लगभग सबको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। मम्मी जी यकीन कर लेगी। अरे माँ तो यकीन कर लेगी, पर मेरे ज़मीर का क्या, कैसे बोल पाऊँगा मैं झूठ माँ से? सुमित बोली रहा था कि इसके आगे अनीता जी और नहीं सुन पाई और बगैर पानी लिए चुपके से रसोई से वापस लौट आई। अरे तुम पानी लेने गई थी और खाली बोतल फिर से उठा लाई? कैलाशी ने पूछा और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की डबडबाई आंखें देखी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी अनीता जी खुद बोल पड़ी, देखा ना, नई नवेली बहू गरिमा हमारे बेटे को हमसे झूठ बोलना सिखा रही हैं। कह रही हैं पूरी तनख्वाह माँ के हाथों में देने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी पूरी कमाई पर अब मेरा हक है। और ये भी कह रही थी कि अगले महीने से पूरी कमाई मेरे हाथ में रख देना। बोलते बोलते और अपनी रुलाई नहीं रोक पाई अनीता जी और सुबक पड़ी। कैलाश जी थोड़ी देर उनकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, फिर ना जाने कैसी सांस करके बोल पड़े, कोई बात नहीं, नहीं बहू के अरमान ऐसी होती, तुम भी तो कुछ कुछ ऐसी थी। क्या कर रहे हैं आप? अनीता जी ने हास्य से पूछा। तो कैलाश जी ने जैसे कुछ याद करते हुए कहा, तुम शायद भूल गई, जब तुम ब्याह कर आई थी तब अम्मा के नाम पैसे भेजने पर कितना हंगामा किया करती थी। एक बार तो तुमने अपनी कसम देकर मुझे अम्मा को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया था कि इस माह तनख्वाह नहीं मिली। और फिर हम उन पैसों से जब घूमने गए तो मेरे उदास हो जाने पर पूरे शिमला ट्रिप के दौरान मुझे ताना देती रही थी कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। जबकि मैं अम्मा को झूठ बोलने की वजह से आत्मग्लानि में था। अनीता जी को काटो तो खून नहीं, इतनी पुरानी बात जस के तस यादें कैलाश जी को परकट में बोली। अच्छा, पर बाद के 2 दिन तो आप बहुत खुश थे। हाँ, वो इसलिए कि मैं तुम्हारी नज़र बसाकर चुपके से कुछ रुपये अम्मा को मनी ऑर्डर कर आया था। फिर बाद में मैं अक्सर ऐसे ही करता था, तुम्हें बताए बगैर ही अम्मा और बाबूजी के पैसे से मदद करता रहा। जब कभी बोनस या किसी और फंड से अतिरिक्त पैसे मिलते तुम्हें नहीं बताकर मैं उनकी मदद करता रहा। यहाँ तक कि बड़ी दीदी की बेटी की शादी में जीजाजी ने कुछ उधार मांगा तो मैंने भविष्य निधि से निकाल कर उन्हें दिए थे, क्योंकि हम दोनों का जॉइंट अकाउंट था और तुम्हारे अलावा घर और बच्चों के अलावा कहीं और खर्च करता तो तुम एकदम मना करती थी। और इतना शोर
मौसाती के घर में शांति बनाए रखने और हमारे आपसी रिश्तों को बेहतरीन बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। और देखो, आज मेरी जगह हमारा बेटा है और तुम्हारी जगह गरिमा। तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। बोलते बोलते कैलाश जी की आवाज़ की मुलायम नियम थोड़ी कम हो गई थी, जिसे अनीता जी ने साफ महसूस किया। देखिए, अब हमारा बेटा सुमित क्या निर्णय लेता है, मैं उस पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दूंगी कि मैंने उसकी और गरिमा की कोई बात सुनी है। आज सवर में अनीता जी ने कहा। अंदर ही अंदर आज अनीता जी को एक चले जाने का एहसास बड़ी तीव्रता के साथ हो रहा था। आज तक उनके पति कैलाश जी उनसे छुपाकर दूसरों की पैसों से मदद करते रही। ये दस्त उन्हें साल ही रहा था, पर उसमें वो कहीं ना कहीं खुद का दोष भी मान रही थी। पर अब ये बेटा जो कल उनके साथ चालाकी करने जा रहा था, उस शताब को वो भूल नहीं पा रही थी, जिस बेटी को सभी 27 साल पाल पोस कर बड़ा किया, जो आज तक सब कुछ अपनी माँ को बताता आया था। अब शादी के बाद उसने झूठ लेगा, ये उनके अंदर की ममतामयी माँ का बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें याद है, एक बार उन्होंने उसे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय गलती से 500 की जगह 2 500 के नोट एक साथ दे दिए थे। तो इसी सुमित ने वापस आकर सबसे पहले अपनी माँ को पैसे वापस कर दिए थे, और अब वो बदल कैसे गया। अनीता जी की ममता आज इतनी आत हुई थी कि एक दर्द की लहर सी थी। हृदय में एक विश्वास टूटने के जानलेवा एहसास ने उनको हिलाकर रख दिया था। नहीं चाहिए मुझे सुमित के पैसे, बस वो बहू की बात मानकर झूठ बोलकर मुझे पराया ना करे। अनीता जी जैसे खुद ही खुद से बड़बड़ा रही थी और रोज जा रही थी, मेरा बेटा अब पराया हो गया। अनीता जी जो जो सोचती जाती, उनकी रुलाई तेज होती जाती। आज ममता और टूटे विश्वास के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब आगे से वो बेटे पर कैसे विश्वास कर पाएगी। सोचते सोचते अनीता जी को फिर से बड़े जोर की रुलाई आ गई। कैलाश जी उनको सांत्वना देते हुए पानी लेने रसोई जाने को तत्पर हुए ही थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नीता जी किसी तरह हलक में रुलाई रोकर दरवाजे की तरफ उत्सुक होकर देखने लगी, और कैलाश जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सामने उनके बेटा और बहू खड़े थे। अंदर आकर पहले सुमित ने अपनी माँ को पानी पिलाया, फिर गरिमा उनके बंगल में बैठकर उनकी पीठ सहलाने लगी। थोड़ा पानी पीकर जब अनीता जी को शांत हुई तो उन्होंने सवाल किया, तुम लोग यहाँ कैसे? जवाब में सुमित बोला, जब आप हमारी बात सुनकर वापस मुड़ी तो गरिमा को आभास हो गया था कि बाहर कोई है, और फिर हम जब अपने कमरे से बाहर आए तो आप दोनों की बात सुनकर एकदम शर्मिंदा हो उठे। मम्मी जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। सुमित पहले की तरह सॉरी तनकाए आपके हाथ में ताला कर रखता रहेगा। हमें बड़ों के अनुभव से सीखना चाहिए, और मैंने और सुमित ने आपके और पापा जी के जीवन के अनुभव को सुनकर यही निश्चित किया है कि अब कोई अपनी तनख्वाह के पैसे के लिए झूठ नहीं बोलेगा। मुझे माफ कर दीजिए, जो मैं सुमित को उल्टा सिखा रही थी। गरिमा माफी मांगते हुए बोली, सिर्फ गरिमा कोई नहीं माँ, मुझे भी माफ कर दो। मतलब हमें माफ कर दो, ये सुमित की आवाज़ थी। रुको बच्चों, तुम दोनों को माफ करने से पहले मुझे तुम्हारे पापा से माफी मांगने दो।
बस बस बहुत हो चुका ये माफी मांगने का कार्यक्रम। चलो सबने सबको माफ किया। जाओ बच्चों तुम लोग अब जाकर सो जाओ। कैलाश जी बोले अब तो लगभग सुबह होने को आई, अब क्या सोएंगे, हम यहीं बैठते आप दोनों के संग। सुमित ने कहा। फिर सुमित माँ के पास आया। वह अपनी तनख्वाह एक लिफाफे में भर लाया था, उसे माँ के हाथों में देकर वहीं जमीन पर बैठकर अपना सर माँ की गोद में रख दिया। ममता और प्रेम से ओतप्रोत अनीता जी का मन गदगद हो गया। सुमित के सर पर हाथ फिरते फिरते उन्हें अचानक महसूस हुआ उनकी आंखों के कोर फिर से गीले हो रहे हैं। जैसे गरिमा ने बड़ी जतन से अपने दुपट्टे में समेट दिया। अनीता जी ने पनियाली आंखों से गरिमा को देखा। कल की नई बहू अनीता की सभी नजर आई, जो शादी के बाद दुल्हन बनकर इस नए घर में अपनी एक पहचान, अपना हक जाती थी। और उन्होंने गरिमा को गले से लगा दिया। अब नींद तो क्या आएगी, सुबह होने को आई। कहते हुए कैलाश जी रसोई की और चाय बनाने चले। शायद भीगी हड्डियों और संजल आंखों में अम्मा की याद आ गई थी। पूजा घर में माँ की तस्वीर के सामने कुछ देर को हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तो लगा अम्मा उनको प्यार से निहार रही हैं। उन्हें इस बात का गहरा संतोष था कि जब तक अम्मा जी जीवित रही उन्होंने उन्हें कोई कमी नहीं होने दी थी। चाय पीने के बाद गरिमा कप उठाकर रसोई में ले जाने को उठी हुई थी कि कैलाश जी और अनीता जी ने उसे रोकर बैठा लिया। अनीता जी ने गरिमा की सर पर हाथ रखकर कहा, गरिमा तुम हमारी बेटी की तरह हो। कैलाश जी ने भी वही कथन दोहराया, इस घर को अपना घर समझो बेटा, और हमें भी तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। इधर भालरुण की हल्की उजास पूरब में दिखाने देने लगी थी। सुबह सुबह सीढ़ियों का कलरव सुनाई देने लगा था। आज सीढ़ियों का उजम इस घर की खुशियों में शामिल होने कुछ तड़के उठ गया था। शायद आज गरिमा को इस घर में एक नए अपनेपन का एहसास हो रहा था। अब वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं बेटी